श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का प्रसंग आयु साधन करने की जो गणनाएं होती हैं उनके ऊपर विचार किया जाना है कि आयु की गणना कैसे की जाती है। सामान्यतः पहले भी बताया जा चुका है कि जैमिनी मत से हम देखते हैं कि अल्पायु है, दीर्घायु है अथवा मध्यायु है, लेकिन आज की कक्षा में शुद्ध आयु की गणना कैसे की जाए। अनेक प्रकार की आयु के साधन होते हैं। किस जन्म पत्रिका पर कौन सा साधन लागू होता है, उसके आधार पर कैसे गणना करके हम शुद्ध आयु निकाल सकते हैं ज्योतिषीय आधार पर, उसके बारे में विचार करेंगे। तो आयु मुख्यतः दो प्रकार से तय की जाती हैं। इनमें पहला प्रकार होता है योगज आयु, अर्थात जो किसी विशेष योग के आधार पर निर्धारित होती हैं, जिनमें पहली है रिष्टज आयु, जो बालारिष्ट आदि बनाने के जो रिष्ट आयु होती हैं, जिनमें ऐसे योग होते हैं कि जो अल्पायु में बालारिष्ट आदि बनाते हैं, तो उन योगों के आधार पर जो आयु होती है वह रिष्टज आयु होती है। कुछ ऐसे योग होते हैं जो एक परम आयु यानी संपूर्ण आयु 120 वर्ष के आसपास की जो होती है उसको दर्शाते हैं, तो उसे परम आयु कहते हैं। कुछ योग एक निश्चित आयु का निर्धारण करते हैं। जातक ग्रंथों में ऐसे बहुत योग दिए हुए हैं कि अमुक योग होने पर 60 वर्ष आयु होगी, अमुक योग होने पर 58 वर्ष आयु होगी। तो इस प्रकार के जो योग होते हैं उनके आधार पर जो आयु का निर्धारण होता है उसे नियत आयु कहते हैं। इसी में एक केंद्रायु का साधन होता है, जो केंद्र की स्थिति के आधार पर साधन किया जाता है, उसे हम इसी में ले सकते हैं। चौथी होती है अमित आयु। कुछ ऐसे विशिष्ट योग होते हैं जिनमें एक परम आयु से भी अधिक आयु के योग होते हैं, असीमित आयु के योग होते हैं, उसे अमित आयु बोलते हैं। लेकिन आज की जो कक्षा का विषय है वह है गणितागत आयु, यानी गणित के आधार पर गणना करके आयु का जो साधन किया जाता है वह गणितागत आयु है। उसमें मुख्य प्रकार से 6 प्रकार की आयु मानी गई हैं। एक तो सत्याचार्य के मतानुसार अंशायु, मयादि के अनुसार दूसरा पिंड आयु, पाराशर आदि के मतानुसार नैसर्गिक आयु या निसर्ग आयु, जीव शर्मा के मतानुसार जीव आयु, और 5वीं होती है मिश्र आयु, यानी इन दोनों का या इन चारों का या इनमें से किन्हीं 3 का मिश्रित प्रभाव, दोनों का या तीनों का या चारों का औसत करके निकालते हैं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय करते हैं कि उसकी अंशायु होगी, पिंडायु होगी, निसर्ग आयु होगी, जीवायु होगी अथवा मिश्र आयु होगी। और जो उसकी जन्म पत्रिका बताती है कि कौन सी गणना हमें करनी चाहिए, उसके आधार पर ही केवल उसी आयु की हमें गणना करनी चाहिए। वही उस जातक के लिए एक शुद्ध आयु का मान होता है। एक आयु अष्टक वर्ग के आधार पर भी निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से गणितागत आयु का साधन किया जाता है। कुछ अन्यान्य साधन भी हैं, लेकिन इस कक्षा में इन 6 आयुओं का गणना के आधार पर विचार करेंगे। आज की कक्षा में इन के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर विचार करेंगे और फिर आगे एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ गणना कर करके आपको बताया जाएगा कि अंशायु, पिंडायु, निसर्ग आयु, जीव आयु या मिश्र आयु का या अष्टक वर्ग आयु का साधन सरलता के आधार पर हम किसी जातक की कुंडली में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो आगे देखते हैं कि इनके सिद्धांत क्या हैं। इसका निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें लग्न, सूर्य और चंद्रमा में से बलवान ग्रह को लेना होता है। जो सबसे अधिक बलवान होता है उसी के आधार पर उसकी आयु का साधन किया जाता है।
यदि किसी जातक की लग्न बलवान हो तो बल का जो स्तर है वो षडबल के आधार पर देखा जाएगा। लगन का जो बल देखा जाएगा वो भाव बल के आधार पर देखा जाएगा, सूर्य और चंद्रमा का षडबल के आधार पर। तो लगन यदि बलवान होगी तो हमें जातक की अंशायु का निर्धारण करना चाहिए। सूर्य बलवान हो तो पिंडायु का निर्धारण करना चाहिए। चंद्रमा बलवान हो तो नैसर्गिक आयु या निसर्ग आयु से विचार किया जाना चाहिए। यदि तीनों ही अल्प बली हैं, तीनों का ही बल 6 से कम है, 6 रूप से कम है, तो जीवायु से विचार करते हैं। यदि कोई 2 या 3 समान बल में हो तो उनके आधार पर जो आयु होती है उनका औसत ग्रहण करेंगे। जैसे लग्न बलवान हो और सूर्य बलवान हो, दोनों समान बलवान हैं, तो पिंडायु और अंशायु जोड़कर आधा करेंगे। चंद्रमा और लग्न बलवान हो तो नैसर्गिक आयु और अंशायु को जोड़कर आधा करेंगे। तीनों ही समान बल के हों तो तीनों का योग करके उसमें 3 का भाग करके उसका औसत निकालेंगे। वह एक असंस्कृत आयु होगी। उसमें अभी आगे संस्कार किए जाते हैं, उसमें कुछ हानि की जाती हैं, कुछ वृद्धि की जाती हैं, और असंस्कृत आयु में हानि और वृद्धि करने के बाद जो आयु हमें प्राप्त होती है वह जातक की शुद्ध आयु बताई गई है हमारे ज्योतिष आचार्यों के मतानुसार। तो अब उसका निर्धारण कैसे करते हैं आगे उसे देखते हैं। तो जब ये असंस्कृत आयु हम निकाल लेते हैं तो उसमें जो सबसे पहली हानि होती है वह चक्रार्ध की हानि होती है। यानी जो दक्षिणार्ध होता है द्वादश भाव से लेकर सप्तम भाव तक का, इसे लगन के अंश के आधार पर हम तय करेंगे। तो उसमें यदि 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है तो उसकी संपूर्ण आयु की हानि हो जाएगी। शुभ ग्रह बैठा है तो उसकी आधी हानि हो जाएगी। एकादश भाव में यदि पाप ग्रह बैठा है तो उसकी आधी आयु की हानि हो जाएगी। शुभ ग्रह की चौथाई भाग की हानि हो जाएगी। दसम भाव में पाप ग्रह है तो तिहाई भाग की हानि हो जाएगी। शुभ ग्रह है तो 6वें भाग की हानि हो जाएगी। नवम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है तो उसकी चौथाई भाग की हानि होगी। शुभ ग्रह बैठा है तो 8वें भाग की हानि हो जाएगी। अष्टम भाव में पाप ग्रह है तो 5वें भाग की हानि होगी, और शुभ ग्रह है तो 10वें भाग की हानि हो जाएगी। इसी प्रकार सप्तम भाग में, जो सप्तम भाव है उसमें 6वां भाग हानि हो जाएगा, और ये पाप ग्रह के लिए और शुभ ग्रह के लिए 12वें भाग की हानि हो जाएगी। लेकिन यह स्थिति सप्तम भाव में विचारणीय है कि लगन के अंश के बाद जिस ग्रह के अंश होंगे उसी की हानि होगी। लगन के अंश से पहले अंश में होगा तो उसकी हानि नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से यह पहले प्रकार की हानि है। चक्रार्ध के आधार पर हम उस हानि को प्राप्त कर लेंगे। एक भाव में यदि 2 या 3 ग्रह बैठे होंगे तो उसमें जो बलवान ग्रह होगा केवल उसी की हानि की जाएगी, सारे ग्रहों की हानि नहीं की जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह होकर द्वादश भाव में बैठे हैं तो इनमें जो बलवान होगा उसकी आयु की हानि होगी, दूसरे ग्रह की आयु की हानि नहीं होगी। इसके बाद दूसरी हानि होती है। तो पहली हानि इसमें शत्रु राशि के आधार पर होती है, तो इसमें नैसर्गिक मित्रता का आधार लिया जाता है। यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा है तो उसकी तिहाई हानि हो जाएगी। इसमें मंगल की हानि नहीं होती है, मंगल शत्रु राशि में भी बैठकर हानि नहीं कराता है। दूसरा ग्रह यदि कोई राशि में नीच हो जाए ग्रह तो उसकी आधी हानि हो जाती है। और यदि कोई ग्रह अस्त हो जाता है शुक्र और शनि को छोड़कर तो उसकी भी आधी हानि हो जाती है। इन तीनों हानियों में यदि 1 या 2 या 3 हानियां हो रही हों तो केवल 1 हानि लेंगे, और यदि 2 या 3 ग्रहों की हानि एक साथ हो रही हो, यानी 2 या 3 ग्रह शत्रु राशि में हों या 2 या 3 ग्रह नीच राशि में हों, तो उनमें से केवल एक जो बलवान ग्रह होगा उसकी हानि होगी, और वक्री ग्रह को हानि प्राप्त नहीं होती है, भले ही वह अस्त हो, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो। तो इनमें एक हानि होगी, वह भी जो अधिक होनी है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में भी है
और अस्त भी है तो उसकी आधी आधी करके दोनों हानियां नहीं होंगी, केवल एक बार आधी हानि होगी। कोई ग्रह शत्रु राशि में है और अस्त भी है तो उसकी आधी हानि होगी, तिहाई हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से हानि केवल हम एक बार करेंगे। तीसरी हानि होती है क्रूरोदय हानि। यह अंशायु में लागू नहीं होती, जीवायु, पिंडायु और निसर्ग आयु में लागू होती है। इसमें लग्न में जो पाप ग्रह बैठा होता है उसकी हानि होती है। तो लग्न में जो पाप ग्रह बैठता है उसकी जितनी आयु आती है उसमें उदित नवांश, यानी वह अपने कौन से नवांश में चल रहा है, जैसे 9 नवांश होते हैं तो कौन से नवांश को पार करके जिस नवांश में वह चल रहा है उसकी गुणा करेंगे और 108 से भाग दे देंगे। तो जितनी आएगी परिणाम उतनी हानि हो जाएगी उसकी आयु की। उदित नवांश का मतलब है कि किसी राशि में कोई ग्रह बैठा है और वह 10 अंश से और 13-20 के बीच में है तो वह चौथा नवांश उसका उदित चल रहा है। यदि वह 20 अंश को पार कर गया है, 6 नवांश पार कर गया है, 7वें नवांश में चल रहा है तो 7वां उसका उदित नवांश है। तो जिस नवांश में वह अपनी 9 नवांशों में से चल रहा है उसकी गुणा करेंगे उसके द्वारा प्राप्त आयु में जो हानि आदि होकर के प्राप्त होगी और उसमें फिर हम 108 का भाग देंगे और उस आयु की हानि करेंगे। यदि उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर यह हानि भी आधी हो जाएगी, अर्थात अब 108 से भाग ना देकर हम 216 से भाग देंगे। तो इस प्रकार पाप ग्रह की हानि कर लेंगे। यदि लग्न में एक से अधिक पाप ग्रह हैं तो उनमें जो बलवान पाप ग्रह है उसी की आयु की हानि की जाएगी। 2 या 3 पाप ग्रहों की उसमें क्रूरोदय हानि नहीं की जाएगी। इन हानियां करने के बाद में अब एक वृद्धि होती है कि यदि लग्न बलवान होती है, यानी 6 रूप से लग्न का बल ज़्यादा होता है, भले ही हम आयु किसी भी प्रकार से निकाल रहे हो, जीवायु हो, पिंडायु हो, निसर्गायु हो, अंशायु हो, तो लग्न में जितनी राशियां बीत गई हैं उतने वर्ष लिए जाते हैं, जितने अंश बीत गए हैं उनमें 12 की गुणा करके दिन लिए जाते हैं, जितनी कला बीत गई हैं उनमें 12 की गुणा करके घड़ी ली जाती हैं, जितने विकला बीत गई हैं उनमें 12 की गुणा करके पल बनाए जाते हैं। और जो हमें आयु प्राप्त होती है लग्न की विशेष आयु, वृद्धि आयु, इसको पुनः असंस्कृत आयु से जो संस्कृत आयु बनाई है उसमें जोड़ देते हैं और हमारे पास जातक की फिर एक निश्चित पूर्ण आयु जो उसकी बनती है गणना के आधार पर वह हमें प्राप्त हो जाती है। आगे एक जन्म पत्रिका के आधार पर उदाहरणों के साथ आपको अलग अलग अंशायु, पिंडायु, निसर्ग आयु, जीव आयु, मिश्र आयु और अष्टक वर्ग आयु आदि का विचार गणना के आधार पर सरल भाषा में आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले आपको इन सिद्धांतों को जानना जरूरी है। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, उसके आधार पर आपको गणना सरलता से समझ में आ जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।